अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुशामदीद और उम्मीद करती हूँ जनाब कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं और पाकिस्तान की जीत अभी तक मनाई जा रही है, सेलिब्रेशन हो रही है। बल्कि मैं तो जब भी अपना सोशल मीडिया देखती हूँ तो मुझे बड़ी मज़े की और बड़ी इंटरेस्टिंग मीम्स दिखाई देती हैं। लेकिन जनाब आज का दिन भी होने वाला है टफ, ईजी नहीं लेना। दो कि पाकिस्तान का आगाज़ बड़ा ही अच्छा हुआ है लेकिन न्यूजीलैंड इज़ अ टफ टीम, तो आज भी हम दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो फतेहयाब होकर आए। अच्छा जी, मैंने अपने फेसबुक वॉल पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें बाबर आजम और विराट कोहली जो भारतीय कप्तान है और पाकिस्तानी कप्तान है, जब पाकिस्तान ने मैच जीता तो मैंने देखा बड़े ही मोहब्बत के साथ दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, कांग्रेचुलेशन कहते हैं, गले लगते हैं। और मैंने खासकर लिखा कि पिक्चर ऑफ द डे। तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैनशिप का थोड़ा सा मुजाहरा करना चाहिए, थोड़े से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। सिर्फ एक जीत की तो बात है, मतलब सॉरी जीत तो पाकिस्तान की है, मतलब सिर्फ एक छोटी सी शिकस्त ही तो है भारत को, लेकिन भारतीयों का जो गुस्सा है वो काबू में नहीं आया और भाई बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हंगामा किया गया इंडिया में। भारत में जो इत्तलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि भाई 10 करोड़ से ज़ायद मालियत के जो आलात हैं उनको डैमेज किया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया, एलईडीज़ तोड़ दी गई, लोगों ने मतलब शदीद रद्द अमल किया। और इसके साथ साथ थोड़ी सी और भी खबरें जनाब आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। जो एक रेसिज्म के हवाले से जो खासकर मुसलमानों को भारत में जो एक प्रेशराइज किया जा रहा है, जो बुरा सलूक किया जा रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट करेंगे। ये मनाजिर आप इस वक्त न्यू की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गम गुस्से का इजहार किया गया इंडियंस की जानिब से। बिल्कुल स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा नहीं किया गया। बहरहाल जो स्टोरी कवर करने वाली शख्सियत हैं ज़रा उनसे बात करते हैं और पूरी जो स्टोरी है वो जानते हैं। जनाब चीफ रिपोर्टर अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वाइड बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। सर खबर आपने शेयर की है, आपने कवर की है, तो जरा क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है जरा हमारी ऑडियंस के सामने भी रखिएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो स्पोर्ट्स है ये तो बंदे को सिखाती ही मतलब अदम बर्दाश्त से बाहर लेके आती है, बर्दाश्त का मादा उसमें पैदा करती है। तो जहाँ पे इस तरह से मतलब किसी को छक्का पड़ता है बॉलर को तो बर्दाश्त करना चाहिए उसको, अगर वो विकेट लेता है तो फिर खुशी होती है तो फिर भी दूसरे बर्दाश्त करते हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो दोनों तरफ से जज्बात तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उसको इंतहा तक नहीं ले जाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि बड़ी देर के बाद पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी जो है फतह हासिल की है, बहुत बुरी शिकस्त इंडिया को हुई है जो कि सोच भी नहीं सकते थे इंडियन, बल्कि जो भी प्लेयर है क्रिकेट के जितने प्लेयर हैं जो बैरून मुल्क है या यहाँ पे किसी के ज़हन में गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और सारे फील्ड में, फील्डिंग में, बॉलिंग में और बैटिंग में, ये तीन जो मेन फील्डिंग है जो सेक्टर है इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर मैंने आज तक पाकिस्तान की देखी है T20 में तो यही कह सकता हूँ। अब ये देखें एक मैच था, हार गए, कोई बात नहीं, उसको बर्दाश्त करें। जैसे कि उन्होंने मैदान के अंदर उनके खिलाड़ियों ने बर्दाश्त किया, एक दूसरे को गले मिले, एक दूसरे को हाथ मिलाया, बड़े अच्छे कलमात अदा किए एक दूसरे के लिए और तारीफ भी की गई बाद में। अगर मैंने जो पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आफ्टर मैच, विराट कोहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को, उनके बॉलिंग अटैक को अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एप्रिसिएशन की जा रही है, ना कि आप सिर्फ तारीफ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन लोग हैं खास तौर पे उनके वहाँ जो माहौल बना हुआ है जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, आपको पता है कि मोदी के बारे में अगर आप फेसबुक पे जाएं आज से 10 साल पहले तो गुजरात के हवाले से जो कलमात लिखे गए थे, जो बैन उनको किया गया था अमेरिका में और बाकी जगहों पे, अब उन्होंने वोट देकर उनको सर पे बिठा दिया। रेसिज्म को फरोग मिल रहा है, फरोग देने वाला वो बंदा है और वो उसको आप वज़ीर आज़म बना रहे हैं और उसके बाद आप ये तवक्को कर रहे हैं कि वो सेकुलरिज्म जो आपका था, जो आप एक लिबरल बड़े बने फिरते तो वो हो जाएगी, ऐसा नहीं। अब देखें ना वहां पे कुछ तकरीबन आज की जो खबर है वो 26 करोड़ के करीब वहां पे जो अक़लीतें लोग हैं, उनके जो फर्द हैं, उनके रहने वाले हैं, उनको तंग किया जा रहा है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पे जो कश्मीरी वहाँ पढ़ते हैं। हम अपनी ऑडियंस को बताएं कि इस क्रिकेट की हार के बाद तो जो खासा जो रिएक्शन आया है खासकर क्रिकेट के बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस पर ना सिर्फ आम बंदा मुतासिर हो रहा है, मुसलमान, ईसाई, दलित, सिख तो मुतासिर हो ही रहे हैं, उनको तो तंग किया ही जा रहा है। मोहम्मद शामी को भी सजा मिल रही है हिंदुस्तान में रहने की और ये भी कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी जो यही रिएक्शन आता रहा है इंडिया की जानिब से। हिस्ट्री आप पीछे चले जाए आज से 40-50 साल पीछे जाए
उसके बाद देखेंगे अजहरुद्दीन उनके कप्तान थे, बेहतरीन कप्तान थे, अच्छी टीम खेलती थी, जीतती थी वहाँ पे। लेकिन क्या हुआ कि जब भी थोड़ी सी उनकी कोई बुरी परफॉर्मेंस हुई तो उनके घरों उसके अजहरुद्दीन के घर पे हमले किए गए। इसी तरह से आप देखें उनके जो कैफ हैं, इरफान पठान है, यूसुफ पठान है, ये वो बॉलर हैं, ये वो खिलाड़ी हैं, इनमें यूसुफ पठान ऑलराउंडर हैं, बाकी इनके बॉलर थे जिन्होंने इनको स्ट्रेंथ दी। जो फास्ट बॉलिंग है उसके अंदर एक नाम बनवाया इंडिया का, उनको भी तनकीद से नहीं वो बच सके। ना सिर्फ तनकीद बल्कि उनके घर तक पर हमले हुए हैं। अजहरुद्दीन की मिसाल आपके सामने मौजूद है, बेचारा बड़ी मुश्किल से बचा, उनको मारने के लिए गए और घर पे हमला कर दिया। तो ये दुनिया में ऐसा मेरे ख्याल में शायद ही कहीं होता हो, जबकि ये जब कहते हैं कि जब सेकुलर मुल्क हैं, हम बड़े लिबरल हैं, हम जो बर्दाश्त के होता, लेकिन अमल जो होता है वो सामने आता है, और वो अमल आपको ये क्रिकेट मैच के बाद सामने नजर आ गया। बाबर आजम मेरे ख्याल में ना सिर्फ आलात, कीमती आलात को नुकसान पहुंचाया गया, सड़कों पे लोगों ने टीवी वगैरह तोड़े, बल्कि लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और जो खबर आई सामने की जो कश्मीरी तलबा थे वहां पे, जो स्टूडेंट्स थे, उनके भी घरों में घुसकर जो है हॉस्टल्स में घुसकर जो है वो तोड़ की गई, कमरे तोड़े उनके का निशाना बनाया गया। आज भी तस्वीरें छपी हुई है, ये देखें मैच को गुजरे आप देखें तकरीबन 2 दिन हो गए हैं, और ये जो नुकसान था करोड़ों का, 10 करोड़ के करीब के जो हालात तोड़े 10 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने तोड़े। इनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा आप लगा लें। मुझे तो ऐसे लगता है कि विराट कोहली समेत पूरे इंडिया को बाबर आजम अब मुगले आजम लगने लगा है, क्योंकि उसका नाम भी बाबर है। तो बाबर आजम आप समझते हैं कि वो बाबर भी एक मुगलों का बादशाह था, तो अब यकीनन वो सोच रहे होंगे कि यार ये तो वो वाला ही बाबर निकला है, ये जो जिसने इंडिया को फतह किया था, जिसने वहाँ हुक्मरानी की, जिन लोगों ने कई साल तक हुक्मरानी की। और अब ये जो मैच जो है, ये मेरा ख्याल है जो मैच है, मेरा एक जाती राय है कि ये भी सैकड़ों यानी सदियों तक ये हुक्मरानी करेगा उनके दिलों के ऊपर, बिल्कुल करेगा, और ये खौफ का रहेगा। और शोएब अख्तर साहब ने बड़े मजे की बात की, एंड आई थॉट टू शेयर इट, कि कहते हैं कि एक तो कायदे आज़म हिंदुस्तानियों को नहीं भूलेंगे कभी भी, और दूसरा एक बाबर आजम कभी उनको नहीं भूलेंगे। बहरहाल अशरफ मेहताब साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, ज्वाइन किया हमें प्रोग्राम में। और जनाब इसके साथ ही वक्त हुआ है ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज के होने वाले मैच पर, जो कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड होगा शाम 7 बजे शारजा में, उसके ऊपर एनालिसिस लेंगे। 2 स्ट्रॉन्ग टीम्स आमने सामने आने वाली हैं, तगड़ा मुकाबला होगा। तो जनाब क्या सूरत हाल हो सकती है, इस पर डीप एनालिसिस रखेंगे आपके सामने। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और अभी तो जो पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबाए, अभी तो उस जीत का मजा ही हम इंजॉय कर रहे थे। दो के कुछ जो लोग स्टेडियम में मौजूद थे या फिर अपने घर में जिन्होंने स्क्रीन के थ्रू मैच देखा, अभी तो उस खुशी का मजा हम ले रहे हैं। लेकिन आज जो है वो एक बड़ा मार्का होने वाला है वर्ल्ड कप T20 में, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने आने वाले हैं, और इसको भी बहुत ही बड़ा मुकाबला कंसिडर किया जा रहा है। एक तो न्यूजीलैंड की टीम इटसेल्फ इज स्ट्रॉन्ग टीम, और दूसरा ये कि 17 सितंबर 2021 को जो दौरा न्यूजीलैंड मुलतवी किया गया, जो न्यूजीलैंड की टीम बल्कि वापस चली गई, पाकिस्तान पहुंचकर वापस गई, अब मेरे ख्याल से उसका बदला लेने का भी वक्त आ चुका है। बहरहाल आज के होने वाले मैच पे जो कि शारजा में खेला जाएगा, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट याहिया हुसैनी साहब। याहिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस न्यू पाकिस्तान में। और आज एक और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड आमने सामने आने जा रहे हैं। कितना अहम होगा ये मैच पाकिस्तान के लिए? ऑब्वियसली अहम है, लेकिन पाकिस्तान को कौन सी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो आज दिखानी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच नविया, और अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है और आपके चेहरे पर जो खुशी के तासुरात हैं, ये पूरे पाकिस्तान के यही तासुरात हैं। और कराची से खैबर तक, और पाकिस्तान से बाहर जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो तमाम लोग बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग रखते हैं जैसी मैं और आप रखते हैं। और आपके अल्फाज उस बात की अक्कासी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा स्टार्ट किया पाकिस्तान ने ICC वर्ल्ड कप T20 का, और ऐसे ही आगाज की टीम पाकिस्तान को जरूरत थी, और खुशी जो है वो दोबाला हो गई है। और फाइनल से पहले अगर मैं ये कहूँ कि हम फाइनल जीत चुके हैं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि एक तरफ जहां लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फतह को, पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, जब वो ड्रेसिंग रूम में अपने खिलाड़ियों से मुखातिब थे, और उन्होंने उनको कहा कि हमने कंप्लेसेंट नहीं होना, और हमने जो है वो हर मैच
को नया मैच समझकर खेलना है। बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है, बड़ी अच्छी सोच है और यही बड़े टूर्नामेंट में आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और जहां तक आज के मैच की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल जो इंडिया के साथ हमने किया अब हमको उसको भूल जाना चाहिए। एक नया मैच है, एक नई शुरुआत है, एक नया स्टेडियम है और सब कुछ नया है। तो होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ है। वही न्यूजीलैंड की टीम है नबिया, जो चंद दिन कबल पाकिस्तान से बिना खेले, बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी सॉलिड एविडेंस के जो है वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई थी, हमारे दिलों को उदास करके चली गई थी, चेहरों की मुस्कुराहट लेकर चली गई थी। आज अगर हमारी टीम न्यूजीलैंड को हराती है तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर जवाब होगा। अच्छा, यह बताएगा जो कॉम्बिनेशन रखा गया पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ, आप समझते हैं कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन और इसी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में आना ठीक होगा जो हमने भारत के खिलाफ खेला था? नबिया, बॉलिंग की अगर आप बात करती हैं तो 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया कप्तान बाबर आजम ने। हफीज, इमाद वसीम, शादाब और फिर आपके 3 फास्ट बॉलर थे, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। बैट्समैनों को अपने जोहर दिखाने का मौका मिल नहीं सका क्योंकि बाबर और रिजवान ने ही काम तमाम कर दिया भारत की क्रिकेट टीम का। लेकिन शारजा की पिच के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं, कल 190 की है वहां पर अफगानिस्तान ने और स्कॉटलैंड को उन्होंने 60 रन पर आउट किया और 130 रन से मैच जीता। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। जहां तक मैच में कॉम्बिनेशन की बात है, विनिंग कॉम्बिनेशन को ही हमारी टीम होपफुली कंटिन्यू करेगी और इस बात का कोई इम्कान मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि टीम में किसी किस्म की कोई तब्दीली होगी। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि शारजा और दुबई 2 डिफरेंट वेन्यू है, 2 डिफरेंट यहाँ की कंडीशंस है और माजी में पाकिस्तान टीम ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। लेकिन शारजा और टीम मुख्तलिफ है और डेफिनेटली आज का मैच जो है वो हमें बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं होना होगा क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम सरप्राइज कर सकती है। अच्छा याया, केन विलियमसन ने भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बाद कहा कि जो पाकिस्तान है वर्ल्ड कप में फेवरेट करार दिया केन विलियमसन ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बॉलिंग का एडवांटेज हासिल है, तो न्यूजीलैंड कहां पर टफ टाइम दे सकती है पाकिस्तान को? नबिया, न्यूजीलैंड की टीम में जो है वो 2 से 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन मौजूद हैं और हफीज के बारे में अगर आपको मालूम हो तो हफीज को बॉल ही दाएं हाथ से बैट्समैन को करना जो है वो उनका एक खासा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एज कंपेयर इंडिया, बॉलिंग में खासी वैरायटी मौजूद है न्यूजीलैंड के पास। उनके फास्ट बॉलर ज्यादा मुनासिब हैं एज कंपेयर इंडिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो एक कंप्लीट पैकेज है न्यूजीलैंड की टीम और हालिया अरसे में न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन इस वर्ल्ड कप से पहले वो जो 2 वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ खेले, वो दोनों मैच वो हार गए थे। लेकिन उन दोनों मैचों में उन्होंने 150 प्लस को टच किया। तो अच्छी टीम है न्यूजीलैंड की और वो कहते हैं ना कि मोटे को देखकर डरना नहीं चाहिए और पतले को देखकर डरना नहीं चाहिए। इस सोच के साथ आज आपको मैदान में उतरना। वेरी करेक्ट। अच्छा, विराट कोहली ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया शाहीन शाह अफरीदी को। उन्होंने बोला कि उन्होंने आते ही जो अपना बॉलिंग स्पेल या बॉलिंग अटैक में जो तब्दीली या चेंजेस वो लेकर आए, वो हमारे बैट्समैन और हमें अंडर प्रेशर काफ़ी लेकर आया। तो आपको लगता है कि अफरीदी की भी जो परफॉर्मेंस है या जो बॉलिंग स्पेल है वो न्यूजीलैंड के साथ भी जो स्ट्रैटेजी इंडिया के लिए अपनाई गई वो ही न्यूजीलैंड के लिए भी अपनाई जानी चाहिए? मेरा ख्याल है नबी, दुबई में जो कुछ हुआ उसको भूल जाना चाहिए। जिस तरह मैं आपसे इससे पहले भी कह चुका हूँ, एक नया मैच है, एक नई टीम है, एक नई सोच है, एक नई स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको अपने आप को जो है वो गियर अप करना पड़ेगा। आप एक दिन फरारी गाड़ी चलाते हैं, एक दिन आप लेमोजिन चलाते हैं, एक दिन आप मर्सिडीज चलाते हैं, तो आपको अपने आप को उस हिसाब से जो है वो गाड़ी में एडजस्ट करना है। तो आज न्यूजीलैंड के साथ मैच है, टॉस वाइटल होगा यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि शारजा में जो है वो अंडर लाइट्स बैटिंग करना इतना आसान नहीं है। अच्छा। क्योंकि वहां पर की जो लाइट है वहां की, वो फील्डर्स के लिए तो मुश्किलात का सबब बनती है, बल्लेबाजों के लिए भी मुश्किलात का सबब बनती है। जहां तक आप विराट कोहली की बात कर रही है कि उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को प्रेस किया, देखें शाहीन शाह अफरीदी ने तो रंग फीके कर दिए भारत के। वो जितने कलर लगा कर आए थे और वो सब कहते हैं ना कि बारिश हुई और आपके जो सर पे कलर लगा हुआ था वो गायब हो गया और आपके सफेद बाल जो है वो नमूदार हो गए। तो ऑफ कलर किया उन्होंने भारत की क्रिकेट टीम को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं
मैच से पहले ही मुझे भारत की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत डल लग रही थी। और रोहित शर्मा नो डाउट उन्होंने 200 किए T20 क्रिकेट में, लेकिन वो आके थोड़ा फंस के खेलते हैं और इसका भरपूर फायदा उठाया पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने। और वो एक रिदम होता है बॉडी का, वो उस दिन पाकिस्तान टीम का नजर आया। लेकिन ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जो दुबई में पाकिस्तान और इंडिया मैच का टॉस था वो किसी लॉटरी से कम नहीं था। आधा मैच तो पाकिस्तान उसी वक्त जीत गया था जब पाकिस्तान टॉस जीता था। अच्छा, या फिर आज के मैच में आपको क्या लगता है, जिस तरह से आप स्टेडियम और पिच का भी जिक्र कर रहे हैं और शारजा के हवाले से, तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग के लिए आना चाहिए, पाकिस्तान को पहले बैटिंग के लिए आना चाहिए, इन केस अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान टॉस जीत जाता है? थोड़ा मुश्किल होगा नबिया ये कहना कि पाकिस्तान आज इंडिया की तरह टॉस जीत कर क्या पहले फील्डिंग में जाएगा या फिर आज बल्लेबाजी का फैसला करेगा। ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन जहां तक आप मैच की दिलचस्पी की बात कर रही हैं, जितना पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से लोगों में जोशो खरोश था कि जनाब टिकट जो थे वो नायाब थे, 1000 रुपए का टिकट जो है 5000 दिरहम में बिक रहा था। आप इस बात से अंदाजा कर सकती हैं कि कल मुझे बड़े फोन आए कि कल के मैच का आपको टिकट चाहिए तो बताइए। तो मैंने कहा नहीं यार, कल के मैच का तो कोई टिकट मांगे नहीं रहा। तो आज आपको स्टेडियम में भी अंदाजा हो जाएगा। स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान का कल मैं शारजा में टेलीविजन स्क्रीन पर जब मैच देख रहा था तो आपको ज्यादा लोग वहां पर दिखाई दिए नहीं होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो एक एटमॉस्फेयर था, वो जो जोश था, वो एक जज्बा था पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, बिल्कुल उसका उलट होगा आज। अच्छा याया, जब हम मैच देख रहे थे तो जब भारत पहले इंडिया के लिए आया बैटिंग के लिए, तो एक के बाद एक विकेट गिरती गई, तो हम घर बैठे आई एम श्योर हम तमाम लोग यही दुआ कर रहे थे कि अब कोहली की विकेट जाए, अब विराट कोहली आउट होंगे, जब तक ये रहेंगे तो कुछ भी मैच का पासा पलट सकता है। जब हम न्यूजीलैंड की टीम को आज देखते हैं पाकिस्तान के साथ प्ले करते हुए, तो कौन सा खिलाड़ी टफ टाइम दे सकता है या कहां पर पाकिस्तान को अपनी मजबूत हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी जो है वो बढ़ाने की जरूरत होगी? मुझे नहीं पता था नबिया आप विराट कोहली का सवाल करेंगी, वरना मैं भी शर्ट जो है वो दूसरे कमरे में रखी है, वरना मैं आपको दिखाता। विराट कोहली की शर्ट भी मेरे पास है जिस पर उन्होंने मुझे साइन करके जो है मेरा नाम लिख के मुझे शर्ट दिया है। तो वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करता। बट जहां तक आप पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच की बात कर रही हैं, खिलाड़ियों की इंपॉर्टेंस की बात कर रही हैं, हमारी वीकनेस की बात कर रही हैं, हमारी स्ट्रेंथ की बात कर रही हैं, तो नबिया बैट्समैनों को तो आज इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इम्तिहान है। और बाबर आजम और रिजवान जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस इन्हिमाक के साथ अगेंस्ट भारत खेले थे, आज उनको उसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा, उसी अंदाज में टीम पाकिस्तान की बल्लेबाजी की शुरुआत करनी होगी। और जहां तक दीगर बल्लेबाजों की बात है, आज उनको भी अपनी सलाहियतों को पेश करने का मौका है, क्योंकि एवरी डे इज नॉट संडे। तो ये बात भी आपको अपने जहन में रखनी होगी। और आज आपके सामने जो अपोनेंट है न्यूजीलैंड, उसको आपको बिल्कुल हल्का नहीं लेना। अच्छा यार, पाकिस्तान की फील्डिंग की बात की जाए तो फील्डिंग में भी कोई खासकर गलती नहीं की गई। अब हम उम्मीदें तो कंपैरिजन में ही ऑब्वियसली चाह रहे हैं कि वही जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उसी तरीके से अच्छी हो, तो फील्डिंग में आपको क्या लगता है कि कितनी पाकिस्तान जो है वो बेहतर या स्ट्रॉन्ग रही? बहुत अच्छा सवाल किया आपने नबिया। इसी मैदान पर जिस दिन पाकिस्तान संडे को भारत के साथ दुबई में मैच खेल रहा था, शारजा में श्रीलंका का बांग्लादेश के साथ मैच था और बांग्लादेश की टीम 170 करके वो मैच हार गई थी। और उसकी बुनियादी वजह उनकी फील्डिंग में गलतियां थी। और हालांकि वो अंडर लाइट्स मैच नहीं था, वो दिन की रोशनी में मैच था। 3 कैच ड्रॉप किए थे बांग्लादेश के फील्डर ने। और फिर आप इमेजिन करें कि 3 फील्डर अगर कैच आपके ड्रॉप कर दें तो फिर आप 170 जो है उसको भी डिफेंड नहीं कर पाते। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि पाकिस्तान टीम की जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था अगेंस्ट इंडिया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, सुपर्ब था। शुएब मलिक हो, आसिफ अली हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, मोहम्मद हफीज हो, शादाब खान हो, एवरीवन, मैं नाम जिनका नहीं ले रहा, सारे ही बहुत ज्यादा इन्हिमाक के साथ, एनर्जी के साथ जो है वो हमें फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए। यही पैशन, यही जज्बा हमें अगेंस्ट न्यूजीलैंड और हर मैच में चाहिए, क्योंकि फील्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपने सुना होगा ना, कैचेस विन मैचेस। तो आपको ये मकौले पर अमल करना होगा। थैंक यू सो मच याहिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक और विक्ट्री पर आपसे दोबारा ज़रूर बात होगी। चंद ही घंटे बाकी रह चुके हैं पाकिस्तानी टीम को मैदान में उतरने के लिए। हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ है और इंशाल्लाह फतह याद होंगे। इसके साथ ही लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अक्सर हम अपने प्रोग्राम में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा होता है और अब आम आदमी को जो रिलीफ नहीं मिल पा रहा हुकूमत की जानिब से, और जो आम आदमी पिसे हुए हैं महंगाई की चक्की में, उस हवाले से हम कुछ सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और ऐसे में मैं आपके साथ खबर शेयर करूँ, इट्स नॉट शायद आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि महंगाई में मजीद इजाफा होने जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में मजीद इजाफा होगा। तो जनाब जो फनकार हैं वो भी आम और गरीब आदमी के हक में अब उनको आवाज उठाना पड़ रही है। मारूफ अदाकार अयूब खोसा साहब भी जनाब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ इन्होंने खामोश एहतजाज का इरादा किया। और अमली तौर पर आप देख भी सकते हैं कराची की सड़कों पर जनाब अयूब खोसा साहब एहतजाज करें। क्या इनकी ऑब्जर्वेशन रही है, हम सर से बात करते। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। मुझे बताएगा, आपकी वीडियो भी हम इस वक्त हमारी ऑडियंस के साथ, नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई और आवाम जितने तंग है महंगाई से, क्या आपने सर ऑब्जर्व किया? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम और गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपके चैनल को देख रहे हैं जी। देखिए, बात यह है ना कि हम काफी अरसे से इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। काफी चीजों से हम सब महंगाई के खिलाफ बात कर रहे हैं। महंगाई को, जो महंगाई है उससे जो हमारी सबकी एक हालत होती जा रही है, न सिर्फ गरीब तबके की बल्कि जो मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है, सबका बहुत ही बुरा हाल है। यानी मैं अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, मैं बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, मैं अच्छी सी कहीं जिंदगी गुजार नहीं सकता, मैं अच्छा खा नहीं सकता, अच्छा पहन नहीं सकता, मैं कोई भी चीज, मैं बहुत ही यानी लिमिटेड सा हो गया हूँ। अच्छा चलो ठीक है जी, रात का जो खाना बच गया है उसको आज सुबह भी खा ले, सुबह का जो बच गया दोपहर को खा ले, दोपहर का जो बच गया वो रात को खा ले। ये सबकी हालत यही होती जा रही है, लेकिन हम बोल नहीं पाते, हम कह नहीं पाते हैं। अगला तो चलो ठीक है, जो बहुत ही निचले तबके पे है, जो बहुत ही गरीब बेचारा फुटपाथों पे रात बसर करता है या कहीं पुलों के नीचे रात बसर करता है या झुग्गियों में रात बसर, वो तो गरीब किसी तरह से अपना गुजारा कर लेता है। लेकिन जो सफेद पोश है, जो मिडिल क्लास है, जो आप है, जो मैं हूँ, हम तो बड़ी मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं, अगर हम कोई बात नहीं करेंगे, अगर किसी भी अंदाज में, कुछ लोग बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, आप उनकी बैंकों को जो है ना उनके एटीएम मशीनें निकाल के तोड़ देते हैं या शीशे तोड़ देते हैं या टायर जला देते हैं या तोड़-फोड़ करते हैं, तो कोई तरीका तो आपका होना चाहिए एहतजाज करने का। अगर आप एहतजाज नहीं करेंगे, अगर आप बोलेंगे नहीं, तो ये जो एक वर्ल्ड बैंक का जो एक देव और एक जो आपके सर पे सवार हो चुका है, ये देव जब तक आपको पूरा हड़प नहीं करेगा तब तक आपको ये छोड़ेगा नहीं। और इस देव ने आपको खाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसी को एहसास नहीं हो रहा, ये किसी को ये समझ में नहीं आ रही। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है ना कि एक मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी अगर पेट्रोल डीजल 200 रुपए भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साहब ने कल कहा कि जी चीनी अगर 250 रुपए हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग फिर भी सवैयां बांटेंगे। अब भाई कहाँ से सवैयां बांटेंगे, ठीक, कहाँ से मिठाई बांटेंगे? अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि आपने एक अनोखा किस्म का एहतजाज किया है। और जो मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, अगर देखा जाए तो वो वक्त करीब नहीं है कि जो आप साइकिल पर एहतजाज कर रहे हैं, वाकई हम गाड़ी चलाने के शायद काबिल नहीं रहेंगे और हमें साइकिल पर ही शायद जो है वो अपनी सवारी को इख्तियार करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अभी आप देखें सड़कों पे जो बहुत सारी गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, ये सब उधार की गाड़ियां हैं, ये सब बैंकों की तरफ से, उसकी तरफ मैक्सिमम मेजॉरिटी किस तरह से, तो वो लोग कहाँ से अपनी जो है ना वो चीजें देंगे, वो कहाँ से पेट्रोल पूरा करेंगे, कहाँ से इंस्टॉलमेंट देंगे, तनख्वाहें उनकी वही है, खाना पीना उनका उसी तरह से है, वो जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। यानी मेरा जैसा आदमी जो है ना वो भी बड़ा कभी कभार मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाता हूँ कि अल्लाह तू अपना रहम कर, बस किसी का मोहताज न कर। तो ये एक हमारी हालत होती जा रही है और हुकूमत जो है ना वो बिल्कुल टस से मत नहीं हो रही कि शायद वो यही सोच के आए हैं कि हमने इन 5 सालों में या इन 3 सालों में अल्लाह करे कि हमारी जो उनको समझ में आ जाए, कोई बात इनको इसके होश आ जाए कि वो ये शायद ये तय करके आए हैं कि हमने यहाँ पे तो किसी गरीब को रहने ही नहीं देना है।
अच्छा खोसा साहब, हमारे मुल्क में जब तक जो है वो एहतजाज शिद्दत इख्तियार नहीं करता तब तक हुकूमत या लोग जो हैं वो टस से मस नहीं होते हैं। तो आप इस एहतजाज में, एक खामोश एहतजाज में आप अकेले ही पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो आपको लगता है कि आप किसी और को भी आपके साथ जो है वो इसमें शामिल होना चाहिए? और वो कहते हैं ना कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल और हम सफ़र मिलते गए, कारवां बनता गया। तो आप इस कारवां में मजीद कुछ लोगों को ऐड ऑन करना चाहेंगे? अल्लाह करे। देखिए, आपकी तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से बाकी दोस्तों को मैंने ये गुजारिश की भी है और कर भी रहा हूँ कि बाहर निकले। भले हम कोई नारेबाजी ना करें, भले हम कोई तोड़फोड़ ना करें, अल्लाह न करे कि हम ये चीज करें, क्योंकि हमारा ही नुकसान है, ये हमारा ही उसमें वो है। हम इसमें निकले बाहर और अपना एहतजाज जरूर रजिस्टर करवाएं। मैंने आर्टिस्टों को, जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, पेशावर में हो, कहीं पे भी, कोयटा में, कराची में, सबको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाहर निकले और एक ये साइकिल मार्च शुरू कर दें, एक साइकिल पे एहतजाज करना शुरू कर दें, पैदल कर दें। और जो इस वक्त सड़कों पे मौजूद हैं, जो एहतजाज कर भी रहे हैं हुकूमत के खिलाफ अपने मुतालबात मनवाने के लिए, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें। आप इस जो लोग जो इन सब पिस रहे हैं उसके खिलाफ भी चार बोल। बिल्कुल। एंड द वे यू आर डूइंग सर, जिस तरीके से आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी भी जो है वो शख्स को नुकसान पहुंचाए बगैर, किसी भी जो है वो पाकिस्तान की, वो कहते हैं ना कि किसी भी जगह को नुकसान पहुंचाए बगैर, एक खामोश एहतजाज है। और जो फनकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो टीवी पर्सन होते हैं, उनकी ऑडियंस और उनकी जो बात है वो आम आदमी तक के दिल में भी पहुंचती है और लोग भी इस कारवां को ज्वाइन करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि आपको इसको बढ़ाना चाहिए और यकीनी तौर पर गरीब आदमी के लिए आप बात कर रहे हैं। अच्छा सर, यकीनी तौर पर आपने वो खबर भी देखी होगी, इतलात सामने आ रही हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। देखिए, मैं जो क्योंकि मैं खुद किसान भी हूँ और मैं वहाँ से भी अल्लाह पाक मुझे रोजी रिज़्क़ देता है। जो किसान की हालत है, जो इस वक्त अब उनकी फसलें उतर रही हैं, जो खास तौर पे जहाँ पे ये राइस ग्रोइंग एरियाज हैं, जहाँ पे चावलों की फसल हो रही है, अब वहाँ पे आप देखते हैं कि जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो उनको बिल्कुल, क्योंकि उनका भी तो रोजी रोटी यही है ना, अब उनको भी जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, बहुत कम कीमतें उनको दी जा रही हैं। तो ये मैं समझ में नहीं आ रहा कि एक एंड पे आप किसान को, एग्रीकल्चरिस्ट को, उसको आप बिल्कुल उस जगह तक लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो बेचारा मजबूर हो जाए कि अपने औने पौने दामों अपनी जो फसल है, अपने अजनास है, वो बेच दे। तो वहाँ पे यही हालत है। ऊपर से आप ये एक बुरी खबर जो है ना वो बता रही है कि जनाब फर्स्ट से जो ये चीज होने जा रही है कि जब डीजल की कीमत महंगी होगी तो कैसे, किस तरह से वो अफोर्ड करेगा कि अपने जमीन पे वो हल चलाए, कैसे वो अफोर्ड करेगा कि अपने खेत से जो है ना वो मंडी तक कोई चीज पहुंचा दे, ऊपर से उसको कीमत ना मिल रही हो। तो ये तो पूरा, ये मुझे लगता है कि हमारी मौजूदा हुकूमत जो है ना वो ये तय करके आई, मैंने पहले कहा कि उन्होंने तय करके आई है कि उन्होंने पूरी कौम को रुलाना। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और ये जो पैगाम आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमती ऐवानों तक, हमारी दुआ है कि ये पैगाम जो है वो हुकूमती ऐवानों तक पहुंचे और इमरान खान साहब तक, उनकी टीम तक पहुंचे और कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो जो रिलीफ है वो पाकिस्तान की आवाम को मिल सके। जनाब, इसके साथ ही बढ़ेंगे एक छोटे से वक्फे के जानिब से हेडलाइन ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं प्रोग्राम में और बहुत कुछ है आपके लिए, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और बच्चा जब माँ के कोख में होता है, उसके पेट में होता है, जब यानी कि प्रेगनेंसी का जो अमल होता है, हमल का जो वक्त होता है, तो हम कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपनी सेहत का, बच्चे की सेहत का। इवन दो कि जब बच्चा पैदा होता है और इस दुनिया में आता है तो हम उसके लिए हर चीज़ बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, उसको हर तरह की बीमारी से बचाने की कोशिश करते हैं, उसकी सेहत का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर्स आपको बहुत सारी हिदायत के साथ साथ एक कार्ड भी थमाते हैं यूजली, और उस कार्ड पर लिखा होता है कि बच्चे के 1.5 साल तक की उम्र तक कौन से हिफाजती टीके हैं जो आपने लगवाने हैं, जो बच्चे के लिए ढाल की तरह साबित होंगे। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स जो है, माँ बाप जो है, हिफाजती टीके यानी कि वैक्सीनेशंस लगवाने में अक्सर कोताही करते हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन का शिकार है।
रहते हैं। आज हमने सोचा कि आपकी उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। डॉक्टर उस्मान शरीफ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि हिफाजती टीके बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं? जी, जो हिफाजती टीके हैं ये असल में मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं और ये इसमें पैदाइश से लेकर अभी आपने जिक्र किया कि 15 माह तक, बल्कि लेटेस्ट जो है हमारे जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, इसमें 4 से 5 साल तक के भी आपकी जो है वैक्सीनेशन शामिल है। तो 4 से 5 साल तक आप बच्चों को मुख्तलिफ वैक्सीनेशन करवाते हैं ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत नन्हा मुन्ना सा कमज़ोर होता है, नाजुक फूल की तरह होता है, तो अक्सर वैक्सीनेशंस के बाद बच्चों को टेम्परेचर या बुखार भी हो जाता है। तो पेरेंट्स उस डर की वजह से, उस खौफ की वजह से अक्सर हिफाजती टीके नहीं भी लगवाना चाहते, या क्या कंफ्यूजन होती है यूजुअली जो आपकी ऑब्जर्वेशन में आई है, पेरेंट्स क्यों कोताही बरतते हैं? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ काफ़ी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। बुखार होता ज़रूर है। अच्छा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है या पाकिस्तान में ही है? नहीं, ये पाकिस्तान में ज़्यादा, पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादा है, और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी जो वैक्सीनेशन का रेशो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अच्छा। पाकिस्तान और इंडिया में थोड़ी कम है, और इसकी वजह यही है मिसकॉन्सेप्शंस हैं। बच्चों को बुखार आमतौर पे हो जाता है, कुछ बच्चों को डायरिया भी हो जाता है, लेकिन अच्छा। आपने इन कंडीशन में परेशान नहीं होना, बल्कि आपने ये बुखार 1 से 2 दिन में जो है वो सेटल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, उस बुखार की वजह क्या होती है? जब आप वैक्सीनेशन लगा रहे थे बेसिकली, तो वो एक हिफाजती टीका है, तो उससे टेम्परेचर क्यों होगा बच्चे को? बिल्कुल, ये असल में जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, यानी कि जिसको मुदाफ़ियती निज़ाम कहते हैं, उसको एक्टिवेट करता है, और उसकी वजह से ये एक रिएक्शन होता है जो कि मामूली 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है। इस सूरत में आपने बच्चे को सिर्फ पैराडोल के ड्रॉप्स या सिरप आपने इसको देना है, और ये वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, या जो कमज़ोर होते हैं, या जो अक्सर बीमार रहते हैं, आप समझते हैं कि उनको भी वैक्सीनेशन जो है वो टाइमली लगवानी चाहिए, या उन पेरेंट्स के लिए क्या गाइडेंस है? जी बिल्कुल, जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं सबसे पहले तो उनकी वैक्सीनेशन का शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कुछ दिन आगे का हम लोग शेड्यूल करते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन उनको पूरी ही होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने बताया कि बच्चों को अगर बुखार है या उनकी तबीयत ख़राब है, किसी और वजह से उनको नमूनिया है या गर्दन तोड़ बुखार है, कोई और मसला है, तो उस सूरत में मैं आपको बताता चलूँ कि वैक्सीन की 2 इकसाम होती हैं। एक होती हैं जिनको हम किल्ड वैक्सीन कहते हैं, और एक होती हैं जिनको हम लाइव वैक्सीन कहते हैं। अच्छा। इसके अलावा एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड भी होती हैं जो कि हम फैक्ट्री में बनाते हैं। तो इसमें यह होता है कि आपकी जो है वो जो लाइव वैक्सीन होती हैं इनको कुछ दिनों के लिए डिले कर देते हैं। अच्छा। तो ये आपने अपने जो नियरेस्ट जो आपके पीडियाट्रिशियन हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, उनसे आपने गाइडेंस लेनी है कि कौन कौन सी वैक्सीन लाइव है और कौन कौन सी हम फिलहाल बच्चे को अवॉइड करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी ऑडियंस की रहनुमाई के लिए मैं चाहूँगी कि आप उनको बताएं कि ऐसी कौन सी वैक्सीनेशंस हैं या ऐसे कौन से हिफाजती टीके हैं जो हमारे बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें सबसे अहम तो पोलियो है। पोलियो नंबर 1 है। पोलियो नंबर 1 है। इसके अलावा जो आपके जो 6, 10, 14 वीक्स पे हमारे कुछ वैक्सीन लगती हैं, जो कि हमारे यानी कि 6 हफ्ते का होता है बच्चा, 10 हफ्ते का होता है, 14 हफ्ते का होता है। इस पर कुछ वैक्सीन लगती हैं जो कि बच्चों को गर्दन तोड़ बुखार से बचाती हैं। अच्छा। इसके अलावा जो पैदाइश के ऊपर राइट एट द बर्थ आपके बच्चे को आप BCG की वैक्सीन लगती है जो कि TB से बचाती है, जो कि स्किन के अंदर लगती है, इसके बाजू का निशान आपका हमेशा रहता है। तो ये कुछ अहम वैक्सीन हैं। इसके अलावा तमाम वैक्सीन ही अहम है। ये जो EPA जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो कि हुकूमत पाकिस्तान का, इसमें 12 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन शामिल हैं। अच्छा। और इसमें TB शामिल है, इसमें खसरा शामिल है, इसमें गर्दन तोड़ बुखार है। अब डायरिया की वैक्सीन कुछ साल पहले ऐड हुई है, और रिसेंटली टाइफाइड की वैक्सीन भी ऐड हुई है। इसके अलावा तशन्नुज है जिसको टेटनस भी कहते हैं, खन्नाक है, डिफ्थीरिया भी कहते हैं इसको। इन तमाम बीमारियों के खिलाफ जो है ये वैक्सीनेशन जो इफेक्टिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से एक डेट होती है, एक तारीख दी जाती है एक वैक्सीनेशन की, और उसके बाद आपको दूसरी तारीख पे उसकी सेकंड डोज लगवाना होती है, बहुत सारे लोग उसमें भी लापरवाही बरतते हैं। तो लापरवाही बरतने में या गैप ज़्यादा रखने में आपको लगता है कि पहली डोज भी उस तरह से फ़ायदेमंद नहीं होती है? तो जो लोग गैप का ख्याल नहीं रखते, अच्छा जी लगवा लेंगे ठीक है हो जाएगा, तो उन पेरेंट्स की भी रहनुमाई कर दे। बिल्कुल, इसमें तकरीबन हर जो हमारा जो ऑलरेडी शेड्यूल है इसमें ऑलरेडी 4 हफ्तों का गैप कम से कम 2 वैक्सीन के दरमियान में है। इसको मैक्सिमम अगर हो जाए तो 8 हफ्ते तक कहते हैं कि वो इफेक्टिविटी रहती है, लेकिन इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। का डिस्टर्ब हो जाता है और उसको जो है रीअरेंज करना पड़ता है, स्पेशली जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगवाई
बड़ी उम्र में जाके, तो फिर उनको उनका शेड्यूल जो है वो डिफरेंट होता है, कुछ वैक्सीन उनको स्किप करनी पड़ जाती हैं। अब तो टाइफाइड की भी वैक्सीनेशन वगैरह स्कूल्स वगैरह में भी बच्चों को लग रही है टाइफाइड से बचाव के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पोलियो की हम बात करें, क्योंकि आपने बोला कि जो पोलियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिफाजती टीका है या वैक्सीनेशन है, और पोलियो के कतरे जो है वो अक्सर बच्चों के स्कूल्स में भी या अक्सर घर पे भी हमारे आते हैं या हम सेंटर पर जाकर भी लगवा लेते हैं। तो क्या जितनी मर्जी मरतबा पोलियो के कतरे पिलाए जाए तो ठीक है, या अगर आपने एक बार पिला दिए हैं तो फिर कितना गैप रखना चाहिए? बिल्कुल, जो इसमें जो बड़ा अहम आपने सवाल पूछा है, जो हुकूमत पाकिस्तान का जो ऑलरेडी प्रोग्राम है, इसमें पैदाइश पे है 6, 10 और 14 हफ्ते पे, लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में, इंडिया में और सोमालिया में और अफगानिस्तान में 4 मुल्कों में पोलियो अभी तक मौजूद है, जो कि पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों में ख़त्म हो चुका है। तो इसकी वजह से खास तवज्जो दी जाती है कि आप पोलियो को इरेडिकेट करना है। हमने पाकिस्तान में कुछ 100 केसेस इस वक्त मौजूद हैं जिनको इरेडिकेट करना ज़रूरी है। इसलिए और ये शरह पहले से बहुत कम हुई है। जी बिल्कुल, पहले से बहुत कम हुई, लेकिन अभी भी है। आप इसको पाकिस्तान के हिसाब से ना देखिए, आप इसको पूरी दुनिया के हिसाब से देखिए। जब दुनिया में 250 ममालिक हैं, 246 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ केसेस इंडिया में और कुछ केसेस जो है सोमालिया में। तो इसको मेरे ख्याल में इसको इस वजह से पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड WHO की ये रिकमेंडेशन है कि आप जो EPI के मुताबिक जो आपके मुल्क का जो भी शेड्यूल है, अलावा जितने भी एडिशनल डेज जिस पे आके लोग आके वैक्सीन पिलाते हैं, इसमें आपने जरूर आपने पिलाना है। डॉक्टर साहब, आजकल डेंगू का मौसम है, मच्छरों का मौसम है, और बच्चे यूजली माओं की बात भी नहीं सुन पाते हैं, उनका एक्सपोजर भी बाहर होता है, वो खेलने के लिए भी बाहर जाते हैं, खुद को कवर भी वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में किस तरह की एहतियात बरती जा सकती है पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चों को डेंगू से या मच्छर से बचाया जा सके? देखिए, ये तो जाहिर है कि बच्चों को रोकना बहुत हद तक नंबर 1 वही है कि एहतियात बरती जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आप यानी कि आप बड़े एक क्राइम को रोकने के लिए छोटा क्राइम कर देते हैं। आप बच्चों को टीवी पे लगा दें, आप फिलहाल, क्योंकि ये एक एपिडेमिक का एक टाइम है, आप बच्चे को कोशिश करें घर के अंदर खेले। उसके बाद इंपॉर्टेंट है मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ये आप लगा सकते हैं घर में वैक्सीन, घर में जो है वो स्प्रे होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर के बाहर के लिए स्पेशली रिपेलेंट्स लगाएं। वैसे भी अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, बच्चों को जिस हद तक आप कवर कर सकते हैं। बच्चों में तो डेंगू के केसेस रिपोर्ट्स नहीं हो रहे, बच्चों में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कौन सी एज ग्रुप से? हमारी ये 1 साल से बड़ी उम्र के काफ़ी बच्चे हैं जिनको हुआ है, और अभी तकरीबन 40 के करीब बच्चे इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में भी दाखिल हैं, और पंजाब भर में हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि एडमिटेड हैं। अच्छा, और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला तमाम माओं के, पेरेंट्स के बच्चों को महफूज रखे। खुदा ना खास्ता कि डेंगू भी हो जाता है या मच्छर बच्चों को काट लेता है, तो वो बच्चों के लिए ऑब्वियसली उससे फाइट करना, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम भी जो है वो थोड़ा सा उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो एक टफ टाइम होता है आई एम श्योर फैमिली के लिए। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और इस सूरत में यही गाइडलाइंस हैं कि सबसे पहले तो एहतियात सबसे एहतियात नंबर 1 एहतियात। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता आजकल जो जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे ही बच्चे को बुखार हो, आप जरूर 1-2 दिनों के अंदर आप उसकी CBC का टेस्ट करवा लें, उसके प्लेटलेट काउंट अगर टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जो कि सिर्फ डायरिया के साथ आ रहे हैं, डायरिया के साथ बुखार, बहुत सारे केस सिर्फ गला खराब के साथ बुखार, लेकिन बज़ाहिर लगता है जिस तरह इनका कोई गले का इन्फेक्शन है या पेट का इन्फेक्शन है, लेकिन वो अल्टीमेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ चूंकि नज़ला जुकाम तो ऐसे ही बस हल्की फुल्की बीमारी समझा जाता है, उसको तो लोग संजीदा लेते नहीं है, फिर एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फ्लू शॉट्स का तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल, देखें, जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, ये हर साल रेकमेंडेड है बच्चों में। एक बच्चों में और एक, और ये कौन सी एज ग्रुप से है? ये 1 साल के बाद आप लगवा सकते हैं टिल दी एज ऑफ 5 to 6 years, ठीक है। और उसके क्योंकि इस एज में इन्फ्लुएंजा होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये सेम सीजन है लगवाने का, जस्ट बिफोर द विंटर्स। तो इसमें आपने लगवाना, उसको फॉल कहते हैं, ऑटम भी कहते हैं, खज़ां भी कहते हैं, इस मौसम में आपने लगवाना। अच्छा डॉक्टर साहब, जो क्विकली मैं जानना चाहूँगी, फिर मुझे ब्रेक पर भी जाना है, बच्चों को जो एंटीबायोटिक अक्सर माएँ देने से घबराती हैं, या अक्सर डॉक्टर्स भी पहली डोज पर ही एंटीबायोटिक लिख देते हैं, ज़रा इस हवाले से बताएगा कि बच्चों का और एंटीबायोटिक जो है वो कब तक हम अवॉइड कर सकते हैं, या बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह है? देखिए, इसमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छे फिजिशियन का काम है कि वो इसको जज करे कि एंटीबायोटिक के बाद दोनों तरफ से अफरातो तफरीद का शिकार होते हैं हम लोग। मतलब बाज़ औक़ात मैं भी परेशान होती हूँ, एंटीबायोटिक दे दी, या बाज़ औक़ात डॉक्टर भी अर्ली रेकमेंड कर देते हैं। इसमें मैं बता देता हूँ, इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जब डॉक्टर को लग रहा हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरस का ही इन्फेक्शन है, लेकिन वो ज़्यादा सीवियर हो गया, तो उस सूरत में एंटीबायोटिक जो है वो देनी रेकमेंडेड है, और वो बच्चे को फर्दर बीमारी से, माजूरी से बचा सकती है। लेकिन अगर माइल्ड
इन्फेक्शन है तो उसमें हम सिम्टोमेटिक ही ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। हिफाज़त सिटी के वैक्सीनेशन से मुतल्लिक आप हमें बता रहे थे, और जनाब सर्दी का मौसम है, विंटर्स का मौसम है, बच्चों को मच्छर से भी बचाएं, डेंगू से भी बचाएं, और स्मोक बारिश की वजह से चूँकि थोड़ा सा ज़रा काबू में आया है तो बच्चों को जनाब फ्लू शॉट्स भी आप लोग लाजमी लगवाएं ताकि नज़ला ज़ुकाम से भी बचा जाया जा सके। वक्त हुआ है वक्फे का, ब्रेक का, जिसके बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे। स्टे विद अस। जूसेस एंड जूसेस जनाब, अब जूसेस का सीजन आ चुका है और बाजार के बहुत महंगे जूस मिलते हैं। कोशिश करेंगे फल खरीदे बाजार से, घर में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती है, और 2 मिनट में फ्रेश फलों का जूस बनाकर जो है उससे मुस्तफीद हो। और आजकल का जो सीजन है अनार जनाब, जन्नत का फल, मौसम्बी, किन्नू का सीजन जनाब आ रहा है, और कितना ज़्यादा हमारी सेहत के लिए इफेक्टिव होते हैं फ्रेश फ्रूट का जूस। आज हम इसी के हवाले से बात करेंगे, खासकर स्किन के हवाले से। डॉक्टर ज़ैनब गोदल हमारे साथ माहिर ग़िज़ाई न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक। ज़ैनब, सीज़न आ चुका है, फ्रूट्स जो है वो आ चुके हैं विंटर्स के, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से अनार के जूस की बात कर लेते हैं और उसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं उसकी बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जब तक हम अनार की बात नहीं करेंगे तो जूसेस के फायदे और जो बेनिफिट्स हैं वो इनकम्प्लीट रहेंगे, क्योंकि जो है मुझे लगता है कि अनार जो है वो जूसेस में भी और फलों में भी बादशाह है। अपने फायदों में देखा जाए, ये आम की फीलिंग्स को आपने हर्ट कर दी है। आम गर्मियों का है ना। हाँ। अनार को हम इस सीजन ठीक है में ले जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैंगो एक स्पेसिफिक सीजन के लिए आता है, हम उसको बहुत एंजॉय करते हैं और वो फिर चला जाता है। अब अनार का सीजन है, अगर हम अनार के बेनिफिट्स देखें तो हमारी जिस चीज में भी हम देखें, शुगर के पेशेंट्स के लिए देखें, बीपी के पेशेंट्स के लिए देखें, अपनी स्किन केयर के लिए देखें, आम रूटीन में देखें, कॉन्स्टिपेशन के लिए देखें, भूख के लिए देखें, कीड़ों के लिए देखें, सबके लिए ही बहुत मुफीद है। लेकिन उसमें अब इस्तेमाल कितना करना है वो हमने खुद डिसाइड करना है। अगर हम 100 ग्राम्स अनार डेली बेसिस पे यूज करते हैं तो हम ऑलमोस्ट 50% ऑफ विटामिन सी जो है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। अब विटामिन सी जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ई की मिकदार भी बहुत अच्छी मौजूद होती है, जो कि हमारी हीलिंग प्रॉपर्टीज में हेल्प करती है। हमारी बॉडी में कोई वुंड लग जाए, कोई चोट लग जाए, उसको ट्रीट करने में बहुत मददगार साबित होती है। उसके साथ साथ हमारी स्किन को अच्छा रखने में, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में विटामिन सी तो करामत है ही। हम लोगों ने पिछले 1 साल में विटामिन सी इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है कि अब हम सबको ही उसके बेनिफिट्स का अंदाजा है। लेकिन अनार जो है ये एक वाहिद फ्रूट है जो बहुत थोड़ी सी मिकदार में बहुत ज्यादा विटामिन सी दे देता है और हमारी स्किन को एक ग्लोइंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर हम बीमारियों की बात करें तो बीमारियां जो हैं वो सारी ही ऑलमोस्ट इससे ट्रीट होती हैं। अगर हम पहले कुछ सालों में देखें, जिन बच्चों के पेट में कीड़े चले जाते थे उनको अनार का जूस, अनार खिलाए जाते थे ताकि उनके पेट के कीड़े जो है वो खत्म हो सके। अब अनार जो है वो एंटीवायरल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटीसेप्टिक भी है। हम इसके बहुत सारे फायदे जो हैं वो एक छोटी सी मशीन से इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं। अच्छा ज़ैनब, स्किन के हवाले से भी बताइएगा, लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती हैं, तो फ्रूट्स जो है वो हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है, हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, खासकर मैं चेहरे की बात कर रही हूँ, तो वो भी ज़रा बता दीजिए। चेहरा हमेशा से ही हर इंसान का फेवरेट रहा है। उसको प्यारा लगाना, उसको हसीन से हसीन तर बनाना हर इंसान का बेहतरीन शौक होता है और हर कोई चाहता है कि वो अच्छा लगे, जिसमें सबसे ज्यादा अपना रोल जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, चाहे वो फ्रूट्स के हों चाहे वो वेजिटेबल्स के हों, वो हमेशा से ही प्रोवाइड हैं। अब अगर हमारे फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं तो भी हम उनको वेजिटेबल्स और फ्रूट जूसेस से ट्रीट कर सकते हैं। हमारे फेस पे डलनेस है तो भी, स्किन पिगमेंटेड है तो भी हम उसी से ही ट्रीट कर सकते हैं। बस करना क्या है, जो मौसम आए उस मौसम के फल को जरूर इस्तेमाल करना है। और अगर बहुत ज्यादा आप शौकीन हैं, अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, तो जो उसके पील हैं उनको किसी ना किसी मास्क की सूरत में या किसी तरह अपनी स्किन पे बाहर से अप्लाई कर लें ताकि आउटर और इनर दोनों में मिल सके।
अच्छा चलें जी, ये तो आपने बात की सर्दियों में जो फलों का बादशाह है, आपने अनार की बात की। अब जरा वजीर पे आ जाते हैं, वो कौन है जनाब? सर्दियों में बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो वेरी करते चले जाते हैं। अगर हम ऑरेंजेस को देखें, मौसमी, किन्नू, वो अपने टाइम के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं, चेंज होते हैं। मौसमी आ रहा है, अभी किन्नू का सीजन है, ये फ्रूटर का सीजन है। इन सब को देखने में शायद आम इंसान को या जिसको नहीं पता, उसको एक ही लगे, लेकिन के फायदे जो हैं, जो हमारी बॉडी में उसके चेंजेस आ रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। और ये भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। मैं तो बल्कि लेमन को, ऑरेंज को छोटी सी फैक्ट्री कहा करती हूँ विटामिन सी की। अगर हम डेली का एक लेमन, एक ऑरेंज, किन्नू, मौसमी जो भी है उसको इस्तेमाल कर लें, हमारी स्किन अच्छी, हमारा मेटाबॉलिज्म हेल्दी, अच्छा, हमारा वेट लॉस हो रहा है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी बॉडी को खुद ढाल सकते हैं। ज़ैनब, मैं यहाँ पर एक फल का जिक्र लाजमी करना चाहूंगी और मुझे लगता है बड़ा ही अंडररेटेड फ्रूट है और यूजुअली हम उसकी अफादियत या फ़ायदे पर बात नहीं करते हैं। वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा है। मैं जनाब बात कर रही हूँ, यकीनी तौर पे आप समझ चुकी होंगी, ग्रेप फ्रूट की। तो हमारे यहाँ बड़ा ही इसको अंडररेटेड फ्रूट समझा जाता है, पसंद नहीं किया जाता या लोग उसके फ़ायदों से मुतल्लिक नहीं जानते। बेसिकली हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, जो चीज चल जाए उसको ही लोग चलाते चले जाते हैं। एक बंदे ने किसी चीज का नाम ले दिया, उसने वही लेते चले जाने। अगर हम ग्रेप फ्रूट की बात करें तो जो लोग डेली ग्रेप फ्रूट का जूस लेते हैं, वो इन अ मंथ अगर साथ बहुत स्लाइट डाइटिंग या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो इन अ मंथ 3 to 4 kgs बड़े आराम से लूज कर लेते हैं। और जो बड़ी एफर्ट के साथ कर रहे हैं, वो 6 to 7 पे भी जा सकते हैं। वेट लॉस जो है वो ग्रेप फ्रूट कह लें कि एक बूस्ट देता है हमारी बॉडी को। दूसरी चीज मैं यहाँ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि हम सुबह उठते ही जो भी अपनी बॉडी में डालते हैं, हमारी बॉडी उसको इस तरह से लेती है जैसे आप कह लें कि हर चीज उसके अकॉर्डिंग उसने सारा दिन चलानी है। अब चाहे वो हम ग्रेप फ्रूट का जूस उठते ही पी लें, अनार का फायदा ले लें, उसके जूसेस पी लें, जो हमारे मॉर्निंग में हमें फ्रूट्स हेल्प कर सकते हैं, वो सारा दिन जाहिर है फादियत है। ज़ैनब, एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स ले लेने चाहिए? व्हाट डू यू से मॉर्निंग में? बिल्कुल हाँ है। इसमें कई जगहों पे क्लैश ये आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो जाती है उनको। जिन लोगों को एसिडिटी होती है उनके लिए रिकमेंड मैं ये करूंगी कि वो सुबह उठते ही पहले या तो दालचीनी का कावा पी ले या कोई कावा, ग्रीन टी जो उनको पसंद है, उसके फौरन बाद वो फ्रूट को कंज्यूम करें। ये दोनों चीजें मिलके जो एक बूस्ट देंगे मेटाबॉलिज्म को, वो तो एक फैट लॉस की तरफ और फैट बर्नर बन जाएगा हमारा। या अगर हम आप इसको अपना मिड डे स्नैक भी ले सकते हैं तो मेरे ख्याल से बेस्ट वही है। अच्छा, अब अगर हम बात करें रॉ फ्रूट लेने की या जूसेस की, तो ऑब्वियसली हमेशा से कि जो फल है उसको उसी की शेप में लेना ज़्यादा प्रेफरेबल है। बिल्कुल, फ्रूट को एज इट इज लेना ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि जब हम जूसेस बनाते हैं तो उसका फाइबर कंटेंट लूज हो जाता है। दूसरी चीज ये कि जब हम जूस बनाते हैं तो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं उसके वो हम उनको लूज कर देते हैं। अगर हम ग्रेप फ्रूट या अनार की ही बात कर लें तो अनार का जूस जब हम बनाते हैं तो ऑलमोस्ट हम बनाते 20% विटामिन सी जो है वो लॉस कर देते हैं। जबकि हम सिर्फ अनार को कंज्यूम करें तो वही 20% विटामिन सी और विटामिन ई हमारी बॉडी में ज्यादा जाएगा और हमारी बॉडी को उसके ज्यादा फायदे होंगे। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा जो अगर हम फ्रूट खा रहे हैं। दूसरा, फ्रूट जूस पीने का नुकसान तब होता है जब हम वेट लॉस कर रहे हो। वेट लॉस में हमें अपनी कैलोरीज को बड़ा मेंटेन लेके चलना होता है, लेकिन जब हम फ्रूट पीने पे आते हैं तो हम अपने हाथ को रोकते नहीं हैं। अगर हम किसी भी फ्रूट का जूस पी रहे हैं तो हम उसको कम से कम 3 से 4 फ्रूट्स जो हैं उसके जूस को इस्तेमाल करते हैं। बजाय जब हम खाने की तरफ आते हैं तो हम मैक्सिमम 1 या 2 ही वो फ्रूट खा पाते हैं और हमारा पेट फुल हो जाता है। लिक्विड चीजें जो होती हैं वो हमारी बॉडी ज्यादा कंज्यूम करती है। जैसे आ रही हैं, सॉलिड चीजें खाने का दिल उतना नहीं करेगा जितना हमारा होगा कि हम लिक्विड ही चीजों को अपनी बॉडी में लेके जाएं। तो वो लिक्विड हम किस तरह से लेके जाना है, कितना लेके जाना है, उतना हमें अपनी बॉडी को अडेप्ट कराना है और साथ लेकर चलना है। अच्छा, बहुत सारे फलों की बात हुई और जूसेस की बात हुई, उनके फायदे की बात हुई। गाजर को नहीं मेरे ख्याल से हम भूल सकते। बिल्कुल, गाजर जो है वो कह लें कि एक बेहतरीन हमारे लिए जूस की फॉर्म में हम ले, रॉ, और अगर रॉ लें तो बेस्ट है।
क्या लें, सॉरी? अगर रॉ फॉर्म में लें गाजर, रॉ फॉर्म में लें तो सबसे बेहतरीन है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारी दांतों की एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी है। अगर हम एक गाजर रोज कंज्यूम करते हैं तो हमारा जॉ जो है वो ऑटोमेटिकली हेल्दी होता चला जाता है, और जिन लोगों को पेन्स रहती हैं मोस्टली ईयर में, वो भी खत्म हो जाती हैं अगर हम गाजर का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। आप कैसी बातें करी, यहाँ पर हम अपनी बॉडी की एक्सरसाइज का ख्याल नहीं रखते हैं, दिल दुखा देने की बातें करते हो भाई। दांतों की एक्सरसाइज, आई होप सो कि हम लोग इतने एफिशिएंट होते हैं अपनी सेहत के मामले में। अगर हम अपनी सेहत के मामले में एफिशिएंट हो जाएं तो बिलीव मी, जो आधी से ज्यादा हमारी बीमारियां हैं, जो गलतियां हम अपनी डाइट को लेके करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी से भागते हैं, तो हमारे पास बहाना ही बहुत अच्छा आ गया है। सर्दियां आ रही हैं, जाया नहीं जाएगा, घर पे मैं कर नहीं सकता, मैं लेजी बहुत हो रहा हूँ, मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती। बहुत आसानी से पेशेंट्स और क्लाइंट्स जो हैं वो ये जवाब देना अभी से शुरू हो चुके हैं। 2 दिन पहले मुझे मेरे एक क्लाइंट ने ये जवाब दिया, अब तो सर्दियां आ रही हैं, मैं तो लेजी बहुत हो जाता हूँ, मैं तो फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। एंड आई वाज, अभी तो सर्दियां आई ही नहीं है, आपके पहले ही ये बहाने स्टार्ट हो गए। ही इज लाइक, हाँ जी मैं नहीं कर सकता। ज़ैनब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें, और फलों और जूसेस की हिफाजत के हवाले से आप बता रही थी कि बहुत ज़रूरी है पोर्शन में और सही टाइम पे हर चीज़ खाने का जनाब फ़ायदा होता है। और भाई अभी तो हमने हेल्थ के हवाले से सेगमेंट कर लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अनम कुछ ऐसा बना रही हैं जिसे देखकर मेरे ख्याल से रजिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चीट डे पे जनाब सब कुछ चलता है। ब्रेक से वापस आकर आपको बताएंगे कि किचन में आज क्या बन रहा है, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और रूह अफ़ज़ा के किचन में भी आपको जनाब खुशामदीद कहते हैं। और अनम, आज ट्रस्ट मी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और खांसी भी आ रही है, क्योंकि आज बड़ा कुछ मुझे लग रहा है कि अनम क्या बना रही हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी कीमा बना रहे हैं। अब आपकी मर्जी। खुशबू आज पूरे फ्लोर पे छाई हुई है। कुछ जो हमने यहाँ पे कोयला रखा है उसकी वजह से भी, और प्लस वो जो कीमा है और उसमें से अब क्योंकि उसकी भुनाई का वक्त आ गया हुआ है तो इस वजह से उससे भी जरा एक अच्छी सी खुशबू बाहर निकल रही है। मैंने देखा आपने कीमे की मैरिनेशन करके जी बिल्कुल रखा हुआ था। बड़ी ही आसान रेसिपी है नबीहा, कोई भी इतने मुश्किल तरीन नहीं है, सिंपल। तो फिर आज हो जाए? आज हो जाए तो सिंपल, मैंने कीमा लिया है, मैंने चिकन का लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने बारीक मशीन का कीमा निकलवाना है। आपने मोटी मशीन से कीमा नहीं निकलवाना। अच्छा। बिल्कुल बारीक होना चाहिए, चाहे चिकन का है, मटन का है या बिल्कुल बीफ का है। उसके बाद अलग से आपने दही ले लेनी, ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब कीमा है। इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब, जब आप 1 से 1.5 कप के करीब मैंने इसमें दही ली थी। उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो क्या कहते हैं जिंजर पेस्ट डाली थी, आधी टीस्पून मैंने इसके अंदर गार्लिक पेस्ट डाली थी। अच्छा, मैंने आधी टीस्पून इसलिए इसमें गार्लिक पेस्ट डाली थी क्योंकि ये चिकन का कीमा है, अगर आप मटन या बीफ करेंगे तो उसमें आप क्वांटिटी जो है गार्लिक की बढ़ा देंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने नमक ऐड किया है, इसमें लाल मिर्च है, ये सब कुछ अभी मैं सिर्फ दही में मैरिनेशन कर रही हूँ। ओके। उसके बाद मैंने इसमें जीरा ऐड किया है, जीरा पाउडर ऐड किया है, सूखा धनिया साबुत, सूखा धनिया पाउडर। ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है कुटी हुई लाल मिर्चें जो ऐड की है फ्लेवर के लिए। ठीक है। अच्छी तरीके से उसके बाद मैरिनेशन को कर लें। अगर आप चाहे थोड़ा सा और फ्लेवर एनहेंस करने के लिए तो आप उसके अंदर जो है तंदूरी मसाला बाहर जो अवेलेबल होता है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अनम, मेरे मियाँ को तो कीमा बड़ा ही पसंद है। अच्छा। और ही इज अ कीमा लवर और गोश्त लवर, तो भाई मुझे बड़ी अच्छा लगता है कि जब डिफरेंट मजे की रेसिपीज मैं कहीं आसपास से कलेक्ट, इसलिए मैं ब्रेक में भी भरपूर आपसे रेसिपी पूछ रही थी। तो मेरा बड़ा दिल आ गया है कि आज, क्योंकि मुझे ना नॉर्मल स्टाइल का जो कीमा या जो हमारी हांडी बनी होती है उससे थोड़ा सा अगर डिफरेंट हो ना, बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा लगता है। आपका टेस्ट बड्स भी जरा तो आपने जो कोयले की अभी इसको कोयले का। अच्छा, सिंपल। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो दही वाला जो मैरिनेशन है वो आपने कीमे में ऐड कर देनी है, और ऐड करने के बाद 15-20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना। 15-20 मिनट से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रखने की, क्योंकि जब आपने उसको ऑटोमेटिकली कुक करना है तो सारी चीज़ों के जो फ्लेवर्स हैं वो उसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल के अंदर टमाटर लेने हैं। मैंने इसमें तकरीबन 4 टमाटर नॉर्मल साइज़ के लिए थे, उनको ब्लेंड करके ऑयल के अंदर पहले टमाटरों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। ठीक है ना भैया। उसके बाद फिर मैंने ये जो कीमे का सारा मटेरियल था वो ऐड कर दिया है। आप क्या करते हैं कि अब इसको स्मोक कर लेते हैं थोड़ा सा।
और सर्दियों में तो भाई क्या ही बात है, स्मोक आपका कोयले की स्मोक खासकर जब जाती है तो अनम खुशबू और जो उसका जायका है मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। ये जी गया। अब अपन इसको दम पे रख दिए। अब हम इसको एक आध मिनट पे सिर्फ दम पे रखेंगे और दम पे रखने के बाद जैसे ही इसको थोड़ा सा स्मोक आ जाएगा उसका कोयले का, तो हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। अच्छा क्या बात है, डिनर डिश आपकी बनी हो ना रात को, क्योंकि जरा ठंड का मौसम भी है तो गर्मा गर्म कीमा या पराठा या कोई नान वगैरह का इस्तेमाल किया तो प्रॉपर एक फॉर्मल डिनर भी हो सकता है। मुझे लगता है कि इसके साथ सबसे मजेदार जो है कॉम्बिनेशन वो है खमीरी रोटी या फिर आप इसको खाएं तंदूरी पराठे के साथ, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। अच्छा स्मोक आपने थोड़ी ज्यादा टाइम के लिए देनी है, मतलब तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए स्मोक आप दे दें, ठीक है, तो अच्छी तरीके से। तो मैं ये जो है और कितना टाइम है अभी हमारे पास? बिल्कुल हो गया नबिया। ये हरी मिर्च और हरा धनिया जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको दम लगा देंगे। इसको नहीं, बस अब हो गया दम वाला काम खत्म, फुली कुक्ड है हमारा, फुली कुक्ड है। और अब बस सिर्फ एंडिंग में मैं इसके अंदर क्या करूंगी कि थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्चें जो है वो ऐड करूंगी। ठीक है। अच्छा गरम मसाला हमने साबित भी इसमें ऐड किया है पहले, हाँ जी, पाउडर भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है। अब मैं बेताब हूँ शक्ल और कलर देखने के लिए इस कीमे का। जी ये देखिए जी, शक्ल और जो कलर है उसका, क्योंकि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें और आई एम श्योर कि इसका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। ये देखें नबिया, वाह। अनम सर्विंग डिश के बाद आप फाइनल रेसिपी जरा हमारे नाज़रीन के लिए क्विकली शेयर कर दें। अनम सिंपल कीमा है तकरीबन 1.5 किलो के करीब, उसमें 1 कप दही है। दही के अंदर जो है सारे मसाले मैंने ऐड किए हैं। ऐड के बाद उसकी मैरिनेशन कर ली है, फिर ऑयल के अंदर टमाटर को थोड़ा सा फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद जो मैरिनेटेड जो हमारा कीमा है वो ऐड कर दिया है उसके अंदर और उसको फिर पकाया है। मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं ऐड किया नबिया। 1 कप के करीब जो था इसके अंदर ऑयल था और ऑयल डालने के बाद जो है उसकी भुनाई की। भुनाई करने के बाद जब अच्छी तरीके से वो बिल्कुल रेडी हो गया है, उसके बाद मैंने इसको कोयले का स्मोक दिया है और ऊपर से मैंने इसको जो है गार्निश किया है हरी मिर्ची और हरा धनिया के साथ। दैट्स अमेजिंग अनम, थैंक यू सो मच। आपने आज की रेसिपी शेयर कर दी है मेरे साथ और मैं तो आज ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ और कल फीडबैक भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। थैंक यू और जनाब अल्लाह हाफिज़ आपको कहेगी, क्योंकि कल होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।